हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हमारा चैप्टर होगा आव्यूह। बोर्ड एग्जाम में आव्यूह 3 नंबर का चैप्टर है। बोर्ड परीक्षा में आव्यूह से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। सबसे इजी चैप्टर है, हर कोई स्टूडेंट इसको आसानी से सीख सकता है। किसी को भी अगर इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को इजी वे में दूर कर सकूं। और जब आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि आपके कमेंट से मेरा हौसला अफजाई हो, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर आव्यूह। तो शुरुआत करते हैं आव्यूह की परिभाषा से कि आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह आव्यूह संख्याओं, फलनों, राशियों इत्यादि का एक सुव्यवस्थित लिखने का ढंग होता है। यदि हम फलनों, संख्याओं आदि को पंक्ति वाइज या हम स्तंभ वाइज उनको लिख करके व्यक्त करें तो लिखने का ये जो ढंग है, तरीका है, इसे हम आव्यूह कहते हैं। इट मीन्स आव्यूह संख्याओं, फलनों, आदि का आयताकार क्रम विन्यास होता है। इनमें संख्याओं, फलनों आदि के आयताकार क्रम विन्यास को हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड से व्यक्त करते हैं। आव्यूह क्या होता है? राशियों, संख्याओं को यदि हम पंक्ति वाइज या स्तंभ वाइज लिख करके व्यक्त करें, इट मींस उसका आयताकार जो क्रम विन्यास होता है उसे हम आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। संख्याओं, फलनों जिनको हम आयताकार क्रम में लिखते हैं, इन्हें आव्यूह के अवयव कहते हैं। संख्याओं में भी आप कह सकते हैं कि संख्याओं में वास्तविक संख्या भी हो सकती है और सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। संख्याओं का मतलब यहाँ वास्तविक संख्याओं से नहीं है, संख्याओं का मतलब यहाँ पे संख्या के रूप में वास्तविक भी हो सकती हैं, सम्मिश्र भी हो सकती हैं। संख्याओं, फलनों जिनको आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित किया जाता है को आव्यूह के संख्याओं, फलनों जिनको आयताकार विन्यास में व्यवस्थित किया जाता है को आव्यूह के अवयव कहते हैं। के अवयव कहते हैं तथा इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर के छोटे अक्षर ए बी सी डॉट एक्स वाई जेड
से व्यक्त करते हैं। जिन संख्याओं को, जिन फलनों को हम आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित करते हैं, इसका मतलब हम उनको पंक्ति वाइज या स्तंभ वाइज लिख करके दर्शाते हैं, तो उन संख्याओं फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं और उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ABC XYZ से व्यक्त करते हैं। आव्यूह के अवयवों को बड़ा कोष्ठक या छोटा कोष्ठक या डबल बोल्ड से बना कोष्ठक में लिख कर या में लिखा या व्यवस्थित में पंक्तिबद्ध या स्तंभबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। आव्यूह के अवयवों को बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक या हम इसको डबल बोल्ड कोष्ठक भी कह सकते हैं में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 एक आव्यूह है, हम इसको यू भी लिख सकते हैं। और हम इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आव्यूह के लिखने का एक ढंग हो गया। तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। आव्यूह किसे कहते हैं? संख्याओं, फलनों आदि के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। इट मींस आव्यूह संख्याओं, फलनों आदि का आयताकार क्रम विन्यास होता है। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABC XYZ से व्यक्त करते हैं। संख्याओं, फलनों जिनको आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित किया जाता है, आयताकार क्रम विन्यास के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, को आव्यूह के अवयव कहते हैं तथा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ABC XYZ से व्यक्त करते हैं। आव्यूह के जो अवयव होते हैं जिनको हम व्यवस्थित करते हैं, उनको बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक या डबल बोल्ड कोष्ठक में लिख करके व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आव्यूह हमारे पास एक ए आव्यूह है जिसके अंदर तीन पंक्तियां हैं। यहां पर एक ए आव्यूह मैंने लिखा है जिसमें संख्याओं को दर्शाया गया है। जो संख्याएं क्षैतिज रेखा में लिखी गई है उन्हें कहते हैं पंक्ति। जैसे यहाँ पे 1 2 3 एक क्षैतिज रेखा में है, 5 6 7 भी क्षैतिज रेखा में, 7 8 9 भी क्षैतिज रेखा में है, तो इनको बोलते हैं हम पंक्तियां। तो ये जो इस तरीके से लिखना जो होता है ये आपकी होती है पंक्तियां। तो इस आव्यूह में तीन पंक्तियां हैं और पंक्तियों को हम R से दर्शाते हैं। तो पहली जो पंक्ति है वो हो जाएगी हमारे R1, क्योंकि पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं। दूसरी जो पंक्ति है उसको बोलेंगे हम R2 और तीसरी जो पंक्ति है उसे हम बोलेंगे R3। इसी तरीके से ऊर्ध्वाधर लाइन में, वर्टिकली जो लाइन है उसमें जो अगर संख्याओं को लिखा जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्तंभ। तो इस तरीके से लिखना क्या कहलाता है? स्तंभ कहलाता है। स्तंभ। स्तंभ को हम C से, इट मींस कॉलम बोलते हैं, तो C से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लेफ्ट टू राइट काउंट होता है, यानी ये जो यहाँ पे है ये आपका C1 पहला स्तंभ हुआ, ये आपका दूसरा स्तंभ C2 और ये आपका तीसरा स्तंभ C3। इट मींस यहाँ अपन स्तंभ की बात करें तो स्तंभों की संख्या हो गई यहाँ पे 3 और पंक्तियों की बात करें
तो पंक्तियों की संख्या हो गई यहाँ पे 3। तो इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 ही इसमें स्तंभ है। और पंक्तियां टॉप टू बॉटम काउंट होती है, यानी ऊपर से नीचे काउंट होती हैं। यानी ऊपरी पर जो पंक्ति है उसे हम R1 बोलेंगे, उसके नीचे जो पंक्ति है उसे R2 और उससे नीचे जो पंक्ति है उसे R3। और कॉलम जो होते हैं, स्तंभ जो होते हैं, वो लेफ्ट टू राइट काउंट होते हैं। यानी इस तरफ जो पहला स्तंभ है उसे C1 बोलेंगे, दूसरे स्तंभ को हम C2 बोलेंगे, तीसरे स्तंभ को हम C3 बोलेंगे। तो इस तरीके से संख्याओं को पंक्तिबद्ध और स्तंभ रूप, पंक्तिबद्ध बोल दें या स्तंभबद्ध रूप में लिख करके व्यक्त किया जाता है। और लिख कर ये व्यक्त करना या लिखने का ये जो तरीका है, इसे ही हम आव्यूह कहते हैं। इसके बाद में आव्यूह होने के बाद में दूसरा पॉइंट आता है आव्यूह का क्रम, या हम इसे कोटि भी बोलते हैं। आव्यूह का क्रम क्या होता है? यदि एक आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो उस आव्यूह का क्रम या कोटि एक ही बात है, m by n प्रदेश को होता है। यानी यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति और n स्तंभ हो तो उस आव्यूह का क्रम m by n होता है। उस आव्यूह की कोटि को m by n से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई a आव्यूह है, जिसमें अवयव 1 2 3 4 5 6 हैं। अब यहाँ पे इसमें पंक्ति काउंट करते हैं, तो पंक्ति यहाँ पे R1 पहली पंक्ति और R2 दूसरी पंक्ति। इट मींस इस अवयव में 2 पंक्ति हैं। और स्तंभ काउंट करें तो पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 3 स्तंभ हैं, तो 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो इस आव्यूह का क्रम, आव्यूह ए का क्रम या कोटि 2/3 होगा। तो इस आव्यूह का क्रम 2/3 होगा। इट मींस 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है। आव्यूह के क्रम में सबसे पहले पंक्तियों की संख्या होगी और उसके बाद में स्तंभों की संख्या होगी। तो इसको भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपको आव्यूह का क्रम लिखना होता है तो सबसे पहले पंक्तियों की संख्या, उसके बाद में स्तंभों की संख्या। तो इस आव्यूह के अंदर 2 पंक्ति 3 स्तंभ थे, इसलिए इस आव्यूह का क्रम 2/3 हो गया। इट मींस 2/3 इसका क्रम या कोटि हो गई। ऐसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बी आव्यूह 1 2 3। बी एक आव्यूह है जिसका क्रम हमें लिखना है। तो बी आव्यूह में हम पंक्ति काउंट करें तो R1 R2 R3, इस तरीके से इसके अंदर 3 पंक्तियां हो गई। और स्तंभ देखें तो केवल एक स्तंभ है, तो इसमें 3 पंक्तियां और एक स्तंभ है, तो आव्यूह का क्रम होगा 3/1। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक आव्यूह सी है जिसके अंदर एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। एक पंक्ति R1 और 3 स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2, तीसरा स्तंभ C3। तो एक पंक्ति 3 स्तंभ है, तो इस आव्यूह का क्रम होगा, आव्यूह सी का क्रम होगा 1/3। तो यहाँ पे 1×3 भी बोल सकते हैं इसको, 1/3 भी बोल सकते हैं, और 1×3 भी इसको अपन बोल सकते हैं, 1×3 भी अपन इसको बोल सकते हैं। तो ये आव्यूह का क्रम है। जो भी बोलने में आपको इजी लगे वही आप इसमें यूज कर सकते हो। तो जब भी किसी आव्यूह का आपसे क्रम पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि आव्यूह का क्रम पंक्ति बाई स्तंभ होता है। उस आव्यूह में कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं, तो उसका आव्यूह क्रम हो जाएगा पंक्ति बाई स्तंभ।
तीसरा पॉइंट आता है, आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या। आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या या आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या क्या होती है? यदि एक आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो उस आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या mn होगी। mn यहाँ पे पंक्ति का स्तंभों की संख्या से गुणा है, पंक्तियों की संख्या का स्तंभों की संख्या से गुणा है। तो एक आव्यूह में यदि m पंक्ति है यानी पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, तो उस आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक आव्यूह A लें, ये बार बार 1 2 3 4 5 6 ले रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अदर कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे पास एक आव्यूह A है जिसके अंदर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो इस आव्यूह का जो क्रम है, आव्यूह का क्रम 3/3 होगा, इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, और कुल अवयवों की संख्या 3 गुणा 3 बराबर 9 होगी। तो यहाँ जितनी पंक्ति है और जितने स्तंभ है, तो पंक्तियों की संख्या का स्तंभों की संख्या से गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल उस आव्यूह में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या होगी। यदि आपको ये कह दिया जाए कि भाई एक आव्यूह में 5 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो उस आव्यूह के कुल अवयवों की संख्या क्या होगी? तो 5 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो कुल अवयवों की संख्या होगी, कुल अवयवों की संख्या, सॉरी आव्यूह नहीं, कुल अवयवों की संख्या, तो कुल अवयव की संख्या होगी 5 गुणा 3 यानी 15। तो इस तरीके से एक आव्यूह में कुल कितने अवयव होंगे, हम उनकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या को गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो है आव्यूह का मानक रूप। आव्यूह का मानक रूप क्या होता है? तो कोई भी एक आव्यूह है, A बराबर AIJ एक आव्यूह है। यहां कोष्टक के अंदर मैंने जो अवयव लिखे हैं वो AIJ के रूप में लिखे हैं। तो A बराबर AIJ और यहाँ m/n उस आव्यूह का क्रम है। इट मींस इस आव्यूह में m पंक्ति है और n स्तंभ है को आव्यूह का मानक रूप कहते हैं। तो A बराबर AIJ और यहाँ बाहर नीचे हम उसका क्रम दर्शाएंगे, m गुणा n को आव्यूह का मानक रूप कहते हैं। और यहाँ AIJ, तो I और J का क्या मतलब है? देखो A का मतलब यहाँ पे अवयव से है और I और J का क्या मतलब है? देखो I का मतलब ये है कि जो ये अवयव है ये कौन सी पंक्ति में स्थित है। I यहाँ पे ये बताता है कि ये जो अवयव है वो IV पंक्ति में है, यानी A जो है वो IV पंक्ति से है, और J बताता है कि ये कौन से स्तंभ से है, यानी J बताता है कि ये जिह्वा स्तंभ से है। इसका मतलब ये हुआ कि AIJ IV पंक्ति और जिह्वा स्तंभ में स्थित कोई अवयव है। तो IJ किसी भी अवयव की स्थिति को बताता है कि AIJ जो अवयव है
वो अवयव में कहाँ स्थित है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बराबर ए आई जे एम बाई एन को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पहला जो अवयव है वो है आपका A11, यानी यहाँ पे जो पहला जो अवयव है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आएगा, तो इसको हम बोलेंगे A11, यानी वन पंक्ति, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। इसके बाद दूसरा अवयव है उसको लिखेंगे A12। A12 मतलब पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ कौन सा है, दूसरा है। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में स्थित ये कोई अवयव है। इस तरीके से ये A13 ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है। इस तरीके से A14 पहली पंक्ति चौथे स्तंभ का अवयव है। इस तरीके से सजा जाएगा। तो पंक्ति तो ये पहली रहेगी, स्तंभ इसमें बदलते रहेंगे, और लास्ट में पहली पंक्ति और ये n स्तंभ अपन इसमें ले लेते हैं। किस तरीके से अवयव में n स्तंभ है। इसके बाद ये दूसरी पंक्ति स्टार्ट हो गई, तो पहली पंक्ति दर्शाएंगे, ये दूसरी पंक्ति है, स्तंभ पहला है, दूसरी पंक्ति है, स्तंभ दूसरा है, दूसरी पंक्ति है, स्तंभ तीसरा है, दूसरी पंक्ति स्तंभ चौथा, और इस तरीके से चलता जाएगा। दूसरी पंक्ति और स्तंभ यहाँ पे n हो। तो इस तरीके से ये दूसरी पंक्ति का अवयव है, और ये पहला स्तंभ हुआ, ये दूसरा स्तंभ हुआ, ये तीसरा स्तंभ हुआ। इस तरीके से ये n स्तंभ हुआ। ऐसे हम तीसरी पंक्ति लिखेंगे A31, ये तीसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है। इस अवयव को A32 बोलेंगे क्योंकि ये तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में आ रहा है। A33 तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में आ रहा है। A34 तीसरी पंक्ति चौथे स्तंभ में आ रहा है। इस तरीके से ये तीसरी पंक्ति और n स्तंभ में आ रहा है। अब ये इस तरीके से चलती जाएंगे। तो जैसे ये पहली पंक्ति हुई, ये दूसरी हुई, तीसरी हुई और चौथी, पांचवी, ऐसे ये पंक्ति इधर बढ़ती जाएगी। तो अपन मान लेते हैं कि लास्ट में ये mवी पंक्ति है। भाई ये थर्ड पंक्ति होगी आपकी, फिर उसके बाद में चौथी आएगी, पांचवी आएगी। इस तरीके से ये mवी पंक्ति होगी। तो mवी पंक्ति स्तंभ पहला, तो mवी पंक्ति पहला स्तंभ, mवी पंक्ति दूसरा स्तंभ, mवी पंक्ति तीसरा स्तंभ, mवी पंक्ति चौथा स्तंभ और mवी पंक्ति nवां स्तंभ। इस तरीके से अवयव को हम लिख सकते हैं। इसे अवयव, इसको इस रूप को अवयव का मानक रूप कहते हैं। और इस अवयव में टोटल m पंक्ति है और n स्तंभ है, तो इस अवयव का क्रम हो गया m/n। तो इस तरीके से आप अवयव का मानक रूप लिख सकते हैं और एक अवयव में प्रत्येक अवयव की स्थिति को बता सकते हैं कि कौन सा अवयव में कहां पर स्थित है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक अवयव A है, जिसमें अवयव में लिख रहा हूं यहां पे हमने यहाँ पे कोई एक अवयव A लिया है, जिसमें सबसे पहले इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि अवयव का क्रम क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा सकता है अवयव में कुल अवयव कितने हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, वो इसमें आ जाएगा। अवयव में कुल पंक्तियां। चौथा
अवयव में कुल स्तंभ, पांचवा अवयव A12, A21, A32, A33, A41, A43 क्या क्या है। तो ये काफी क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। तो सबसे पहले अवयव क्रम, तो अवयव क्रम क्या है, तो इसमें कितनी पंक्ति कितने स्तंभ हम काउंट करेंगे। पंक्ति ऊपर से नीचे की ओर काउंट होगी, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसमें चार पंक्तियां हैं, R1, R2, R3, R4। तो पंक्ति चार है और स्तंभ काउंट करें C1, C1, C2, C3, C4 और चार ही इसमें स्तंभ है। तो अवयव क्रम होगा 4/4, यानी पंक्ति बाई स्तंभ। तो चार पंक्ति है, चार स्तंभ है, तो अवयव क्रम होगा 4/4। अवयव में कुल अवयव 4 गुणा 4 यानी 16। पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल अवयव में कुल अवयव की संख्या होगी। तो कुल अवयव इसके अंदर कितने 16 है। अवयव में कुल पंक्तियां 4, अवयव में कुल स्तंभ 4। अब यहां बात करें अवयव A12। A12 का मतलब हो गया कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ, ये पहला स्तंभ हुआ, ये दूसरा स्तंभ हुआ। तो यहाँ पे √2 ये पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। √2 जो है वो पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो A12 का मान हुआ √2। आपसे पूछ रहा है कि A21 क्या है। A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ दोनों कहां मिल रहे हैं 2 पे। तो A21 का मान हुआ 2। A32 का मतलब हुआ तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति, दूसरी या तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ पे दोनों जहां क्रॉस हो रहे हैं वहां पे 6 आ रहा है। तो A32 का मान हुआ 6। A33 का मतलब हुआ कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये तीसरी पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ दोनों 36 पे क्रॉस हो रहे हैं। तो A33 का मान हुआ 36। ऐसे ही अवयव A41 निकालना है। तो 41 मतलब चौथी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये चौथी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ, चौथी पंक्ति पहला स्तंभ दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं 10 पे। तो A41 हुआ 10। ऐसे ही A43 यानी चौथी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये चौथी पंक्ति हो गई और तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति दोनों -9 पे क्रॉस हो रही है। तो ये इसका मान आ गया -9। तो इस तरीके से एक अवयव को देकर के आपसे अवयव का क्रम पूछ सकता है, अवयव में कुल अवयव की संख्या पूछ सकता है, अवयव में किसी भी अवयव के बारे में पूछ सकता है कि इसके फला अवयव क्या है, जैसे A32 क्या है, A33 क्या है, 44 क्या है। इस तरीके से आपसे अवयव के बारे में भी पूछ सकता है। इसके बाद में आता है अवयव के प्रकार। इसमें कहीं भी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। अवयव का प्रकार, ये छोटी छोटी बेसिक नॉलेज है इसकी और ज्यादा टफ नहीं है। अवयव के प्रकार, अवयव में जो अवयव के प्रकार है वो कुछ तो इनके बिहेव से ही पता चल जाता है कि इसका क्या प्रकार होगा। जैसे नाम और उनके जो अरेंज करने का तरीका है वो एक दूसरे से मैच करता हुआ है। तो जैसा नाम होगा उसी तरीके से उसका अवयव बन जाएगा। जैसे पहला अवयव पंक्ति अवयव। अवयव के प्रकार में सबसे पहले आता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। एक पंक्ति हो
पंक्ति अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल, एक ए अवयव लिख रहे हैं, ए बी सी, ये एक इसमें केवल एक ही पंक्ति है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पंक्ति अवयव। और अब जो भी अवयव हम लिखेंगे उसके यहाँ पे उसका क्रम भी लिखेंगे। तो इस अवयव में एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो ये इसका क्रम हो गया 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से अवयव का क्रम भी अपन साथ साथ में लिखेंगे। और लेते हैं एग्जाम्पल, ये भी पंक्ति अवयव है क्योंकि इसमें केवल एक ही पंक्ति है, तो इसमें एक पंक्ति है और 1 2 3 4 स्तंभ है, तो इसके अंदर इसका क्रम हो जाएगा 1/4। दूसरा प्रकार आता है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव जैसे पंक्ति अवयव में केवल एक पंक्ति होता है, स्तंभ अवयव में भी एक इस तरीके से स्तंभ अवयव क्या होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल है ए अवयव 1 2 3। इस अवयव में केवल एक ही स्तंभ है, इसलिए इसको बोलते हैं स्तंभ अवयव। एक स्तंभ है और पंक्ति इसमें 1 2 3, 3 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्तंभ अवयव केवल एक ही स्तंभ है, पंक्ति 4 है, तो पहले पंक्ति और फिर स्तंभ, तो यहाँ पे इस अवयव का क्रम हो जाएगा 4/1। तो यहाँ कोई भी अगर जनरल फॉर्म में अपन इसको लिखना चाहें, तो जनरल फॉर्म में यदि आप इसको लिखना चाहेंगे तो मतलब व्यापक रूप में, या फिर आप ऐसे कहते हैं मानक रूप में, मानक रूप में अगर इसको लिखना चाहें, मानक रूप में यदि लिखना चाहें तो a बराबर aij एक स्तंभ अवयव होगा यदि इसमें केवल एक स्तंभ हो, तो इसको हम लिख सकते हैं m/1। और यहाँ पे j के स्थान पे भी आप लिख सकते हो 1, क्योंकि इसके अंदर केवल एक स्तंभ होगा और पंक्ति इसमें एक से ज्यादा हो सकती हैं। तो पंक्ति को यहाँ पे मैंने m लिखा है, m का मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी, लेकिन स्तंभ इसमें एक रहेगा। ऐसे ही पंक्ति अवयव को भी अपन मानक रूप में लिख सकते हैं, तो मानक रूप में यहां से लिखता हूं मैं। अगर हम इसमें मानक रूप की बात कर रहे हैं तो मानक रूप में हम इसे लिख सकते हैं a बराबर a1 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि पंक्ति हमेशा 1 रहनी है इसमें, और यहाँ पे j आ जाएगा, तो पंक्ति 1 रहेगी और स्तंभ को अपन ने यहाँ पे n ले लिया, तो जो भी पंक्ति अवयव होगा उसका मानक रूप हो जाएगा a1j और इसका क्रम होगा 1/n। तो जिस अवयव का क्रम 1/n होता है वो हमेशा पंक्ति अवयव होगा, और जिस अवयव का क्रम m/1 होता है वो हमेशा स्तंभ अवयव होगा। अब देखते हैं तीसरा प्रकार, शून्य अवयव। तीसरा प्रकार है शून्य अवयव। शून्य अवयव ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव शून्य हो, 0 हो, शून्य अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। शून्य अवयव कहलाता है, सारे नाम से ही है, शून्य अवयव कहलाता है। तथा इसे ओ से व्यक्त करते हैं, आप इसको बड़ा जीरो भी बोल सकते हैं, से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल है
ये 2/2 क्रम का एक शून्य अवयव है और शून्य अवयव को ओ से व्यक्त करते हैं, या इसको अपन बड़ा जीरो भी बोल सकते हैं, से व्यक्त करते हैं। एक को लेते हैं एग्जांपल। ये 3/3 क्रम का एक अवयव है जिसके सारे अवयव शून्य हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं शून्य अवयव। इसके बाद में चौथा जो प्रकार आता है वो है आपका वर्ग अवयव। वर्ग अवयव किसे कहते हैं? अब वर्ग आपने पता है, आप जानते हो कि वर्ग अवयव में लंबाई और चौड़ाई समान होती है, यानी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से अपने को अरेंज करना है, इनको लिखना है, व्यवस्थित करना है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई इनकी बराबर है। इट मीन पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो या बराबर हो, यानी जितनी पंक्ति हो उतने ही स्तंभ हो, तो उस अवयव को हम कहते हैं वर्ग अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे ए अवयव है अपने यहाँ पे ABCD, इसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ है, तो जितनी पंक्ति है उतने स्तंभ है, तो इसको हम कहते हैं वर्ग अवयव। यहाँ पे बी अवयव लिया अपन ने, बी अवयव में 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, जितनी पंक्ति है उतने स्तंभ है, तो ये हो गया एक वर्ग अवयव। तो ये 2 कोटि का वर्ग अवयव, मतलब 2/2 कोटि का वर्ग अवयव, ये 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है। इसे वर्ग अवयव को आप 2/2 न बोलकर आप ये भी बोल सकते हैं 2 कोटि का वर्ग अवयव। इसे आप कह सकते हैं 2 कोटि का वर्ग अवयव। जब 2 कोटि का अवयव लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि 2 कोटि का वर्ग अवयव है। इसका मतलब उसमें 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं। इसे हम बोलेंगे 3 कोटि का वर्ग अवयव। इसका मतलब इसमें 3 स्तंभ है और 3 ही पंक्ति है। तो वर्ग अवयव किसे कहते हैं? ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या हमेशा समान रहे, तो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। अगला प्रकार आता है विकर्ण अवयव। अगले जो प्रकार है वो है आपका विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा सारे अवयव 0 हो, तो वो कहलाता है विकर्ण अवयव। ऐसा अवयव जिसमें ऐसा वर्ग अवयव कि वर्ग अवयव होगा तो ही उसमें विकर्ण बनेगा। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, तो उसे विकर्ण अवयव कहता है। ऐसा वर्ग अवयव
जिसमें मुख्य विकिरण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकिरण अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ए अवयव लिख रहे हैं यहाँ पे, A00 0B 0 0 0 C। तो यहाँ पे ये जो विकिरण बन रहे हैं, यहाँ पे ऐसे दो विकिरण बन रहे हैं, तो जो A11 से स्टार्ट होता है विकिरण उसे बोलते हैं मुख्य विकिरण, और जो लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं पश्च विकिरण बोलते हैं। ये अगर हो गया वो पश्च हो गया, तो ये आपका मुख्य विकिरण है। तो मुख्य विकिरण के अलावा सारे अवयव इसमें क्या है, जीरो है, तो इसे बोलते हैं विकिरण अवयव। यहां देख रहे हैं आप कि इसमें मुख्य विकिरण के अलावा सारे अवयव जीरो हैं, तो इसे भी हम विकिरण अवयव बोलते हैं। मुख्य विकिरण में भी जीरो आ सकता है, अगर सारे ही अवयव जीरो होते हैं तो वो तो जीरो अवयव हो गया, और अगर मुख्य विकिरण के अलावा सारे अवयव जीरो हैं तो भी तो हो गया विकिरण अवयव। और अगर मुख्य विकिरण में अगर जीरो, एक जीरो आता है या दो जीरो आता है तो आ सकता है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुख्य विकिरण में जीरो नहीं आ सकता, तो मुख्य विकिरण में भी जीरो हो सकता है, लेकिन सभी जीरो होंगे तो बन गए शून्य अवयव। और अगर इसमें दो जीरो है, एक जीरो नहीं है, तब ये क्या है, विकिरण अवयव। तो विकिरण अवयव कौन सा होता है, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तो उसे हम विकिरण अवयव कहते हैं। इसके बाद में अगला जो प्रकार आता है वो है अदिश अवयव। अगला जो प्रकार है अदिश अवयव। अदिश अवयव किसे कहते हैं? अदिश अवयव एक ऐसा विकिरण अवयव, ऐसा विकिरण अवयव जिसके मुख्य विकिरण के सभी अवयव, मुख्य विकिरण के सभी अवयव एक समान हो, मुख्य विकिरण के सभी अवयव एक समान हो तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे A00 0 A0 0 0 A, तो यहाँ पे जो मुख्य विकिरण है इसके सारे अवयव एक समान है, तो ये आपका कहलाता है अदिश अवयव। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये 3/3 कोटि का अवयव है, ये 2/2 कोटि का अवयव है, जिसके मुख्य विकिरण के सभी अवयव एक समान है, इसलिए इसको बोलते हैं अदिश अवयव। अगला जो प्रकार है वो आता है आपका इकाई अवयव। इकाई अवयव इकाई अवयव किसे कहते हैं? इकाई अवयव ऐसा विकिरण अवयव, ऐसा विकिरण अवयव जिसके मुख्य विकिरण के सभी अवयव, मुख्य विकिरण के सभी अवयव इकाई हो तो उसे इकाई अवयव कहते हैं। तथा इसे तत्समक अवयव भी कहते हैं, तथा इसे तत्समक अवयव भी कहते हैं, और इकाई अवयव को या तत्समक अवयव को
आई से व्यक्त करते हैं। आई का लोगे आइडेंटिटी, जिसका बोलते हैं तत्समक, तो आई से व्यक्त करते हैं। एग्जांपल 1001, देखो यहाँ पे ये एक विकिरण अवयव है जिसके मुख्य विकिरण के सभी अवयव इकाई हैं, तो ये हो गया आपका 2 कोटि का इकाई अवयव। 3 कोटि का तत्समक अवयव या इकाई अवयव लिखते हैं तो 100,010,001, तो ये 3/3 यानी 3 कोटि का इकाई अवयव हो गया। तो इस तरीके से आपको 4 कोटि का लिखना है। चलो 4 कोटि का लिखते हैं। तो 4 कोटि का हमें इकाई अवयव लिखना है, तो मुख्य विकिरण में आपको 1 1 लेना है, बाकी सारे अवयव को 0 कर देना है। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 सॉरी 0 0 1 0 और 0 0 0 1। तो मुख्य विकिरण में इसके 1 1 है, बाकी सारे अवयव 0 है, तो ये 4 कोटि का तत्समक अवयव कहलाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अवयव, राशियों, फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को हम अवयव कहते हैं। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर एबीसी से व्यक्त करते हैं। राशियों, संख्याओं जिनको आयताकार क्रम विन्यास के रूप में व्यवस्थित करते हैं उन्हें अवयव के अवयव कहते हैं। और अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर एबीसी से व्यक्त करते हैं। और उसके बाद पढ़ा हमने अवयव क्रम कि एक अवयव में यदि m पंक्ति n स्तंभ हो तो अवयव क्रम होता है m/n, यानी हमेशा अवयव क्रम में पहले पंक्तियों को लिखेंगे, उसके बाद में स्तंभों को लिखेंगे। उसके बाद पढ़ा हमने अवयव में कुल अवयव की संख्या, यदि किसी अवयव में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो अवयव में कुल अवयवों की संख्या पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, यानी पंक्तियों संख्या और स्तंभों संख्या के गुणनफल के बराबर होगी। उसके बाद में हमने पढ़ा अवयव के प्रकार। अवयव प्रकारों में सबसे पहले पंक्ति अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, शून्य अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो। उसके बाद में हमने पढ़ा विकीर्ण अवयव वर्ग अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ संख्या समान हो। उसके बाद में हमने पढ़ा विकीर्ण अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के अलावा सारे अवयव 0 हो तो वो विकीर्ण अवयव कहलाता है। उसके बाद जो प्रकार पढ़ा हमने वो अदिश अवयव, यानी ऐसा विकीर्ण अवयव जिसके मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव एक समान हो तो उसे कहते हैं हम अदिश अवयव। और उसके बाद हमने पढ़ा इकाई और तत्समक अवयव, यानी एक ऐसा विकीर्ण अवयव जिसके मुख्य विकीर्ण के सभी अवयव इकाई हो तो उसे हम कहते हैं तत्समक या इकाई अवयव। और इकाई अवयव को हम आई से व्यक्त करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का चैप्टर इससे आगे का जो भी इसमें मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी बात होगी वो अगले चैप्टर में अगले वीडियो में अपन पढ़ते हैं।